नमस्कार, गुरु ज्ञान के इस ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल देशद्रोह कानून धारा 124A से संबंधित है। आइए चर्चा करते हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क पर उनकी अफगानिस्तान में तालिबान के अधिग्रहण का बचाव करने की टिप्पणी के बाद देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। असल में देशद्रोह की परिभाषा क्या है, किसे देशद्रोह कहा जाता है, आइए एक नजर डालते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के अनुसार देशद्रोह को एक अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें कोई व्यक्ति भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति लिखित, मौखिक, सांकेतिक रूप में घृणा या अवमानना या उत्तेजना पैदा करने का प्रयास करता है। देशद्रोह एक गैर जमानती अपराध है। देशद्रोह के अपराध में 3 वर्ष से लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। इस कानून के तहत आरोपी व्यक्ति को सरकारी नौकरी करने से रोका जा सकता है। आइए एक नजर डालते हैं देशद्रोह वर्सेस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति की मौलिक आवश्यकता है जो प्रजातंत्र को सफल और उपयोगी बनाता है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अर्थ है प्रत्येक नागरिक को भाषण देने तथा अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। कोई भी नागरिक बोलकर, लिखकर अपने विचार प्रकट कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार बनाया गया है, किंतु अनुच्छेद 19(2) के तहत सदाचार, नैतिकता व राज्य की सुरक्षा के आधार पर कुछ समुचित प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। देशद्रोह कानून की धारा 124A अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्बंधन आरोपित करती है। उच्च न्यायालय के द्वारा देशद्रोह से संबंधित क्या निर्णय दिए गए हैं, देखते हैं। केदारनाथ सिंह बनाम बिहार मामले में पहली बार राजद्रोह कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने देश और सरकार के मध्य अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा था कि सरकार की आलोचना करना राजद्रोह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। 2020 में गुजरात उच्च न्यायालय ने पत्रकार धवल पटेल के खिलाफ देशद्रोह के मामले को केदारनाथ मामले के आधार पर खारिज कर दिया था। केदारनाथ मामले से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय ने 1950 में ब्रजभूषण बनाम दिल्ली राज्य और रोमेश थापर मामले में दिए गए निर्णयों के द्वारा देशद्रोह पर प्रकाश डाला गया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा, ऐसे कानून जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इस आधार पर प्रतिबंधित करते हैं कि जिससे सार्वजनिक व्यवस्था बाधित हो, वे असंवैधानिक होंगे। आइए एक नजर डालते हैं देशद्रोह के ऐतिहासिक आधार पर। देशद्रोह कानून को 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन के द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस कानून का मसौदा 1837 में ब्रिटिश राजनीतिज्ञ थॉमस मैकाले द्वारा तैयार किया गया था। 1870 के आसपास स्वतंत्रता सेनानियों के विचारों के दमन के लिए भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1870 में धारा 124A को शामिल किया गया था। बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का आरोप 1897 में लगाया गया था, क्योंकि लोगों को सरकार के विरुद्ध उकसाने, हिंसा करने आदि में संलग्न उन्हें माना गया था। सरकार विरोधी केसरी लेख के लिए पुनः 1909 में देशद्रोह का आरोप लगाया गया। ऐसे कई उदाहरण इतिहास के पन्नों में मौजूद हैं, जब सरकार ने स्वयं लाभ के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। अन्य देशों में देशद्रोह या राजद्रोह से संबंधित कानून क्या हैं, आइए एक नजर डालते हैं। अमेरिकी कानून की धारा 2385 के अंतर्गत कोई भी बलपूर्वक सरकार की मर्यादा भंग करने की कोशिश करता है तो वो देशद्रोह की श्रेणी में आएगा। लेकिन अमेरिका में अभिव्यक्ति की आजादी के बीच कानून का प्रयोग बहुत कम होता है। नीदरलैंड में राजा व उनके परिवार का अपमान करना राजद्रोह के दायरे में आता है। आरोपी व्यक्ति पर डच पिनल कोड की धारा 111 से 113 के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाता है। न्यूजीलैंड में कानूनों में संशोधन कर राजद्रोह को अपराध की धारा से हटा दिया गया। मलेशिया में राजद्रोह अधिनियम 1948 अन्य देशों से अलग है, क्योंकि सत्तारूढ़ सरकार के अलावा अधिकार और न्याय आयोग और संघीय ढांचे के खिलाफ आवाज उठाने और नस्लीय नफरत फैलाने वाले भाषणों पर भी लागू किया जाता है। आइए एक नजर डालते हैं धारा 124A के पक्ष में और विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए गए हैं। पहले बात करते हैं इसके पक्ष में दिए गए तर्कों की।
भारतीय दंड संहिता की धारा 124A लोकतांत्रिक सरकार को हिंसा और अवैध तरीकों से हटाने के प्रयासों से संरक्षण देता है, जो राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी और आतंकवाद तत्वों से निपटने में सहायक है। यदि कोर्ट की अवमानना के लिए दंडात्मक कार्यवाही उचित है, तो फिर सरकार की अवमानना करने पर भी दंडात्मक कानूनों का होना आवश्यक है। आज विभिन्न राज्य माओवाद, नक्सलवाद आदि समस्याओं का सामना कर रहे हैं, अतः इनसे निपटने के लिए कानून उचित प्रतीत होता है। कानून विशेषज्ञों का तर्क है कि कुछ आधारों के कारण कानून को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसकी उपस्थिति पर समाज में अराजकता बढ़ सकती है। अब बात करते हैं धारा 124 के विपक्ष में दिए गए तर्क की। धारा 124A व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण स्थापित करती है। राजद्रोह कानून के विपक्ष में तर्क यह है कि धारा 124A औपनिवेशिक विरासत का एक अवशेष है। धारा 124 के अनुचित प्रयोग ने इस कानून को बनाए रखने पर प्रश्न खड़ा किया है, क्योंकि कानून का राजनीतिक उपयोग अधिक होता है। राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा के लिए शासन में अनेक कानून मौजूद हैं, इसलिए धारा 124 की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत ने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम की पुष्टि की है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए मानकों को निर्धारित करता है। धारा 124A अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के विरुद्ध है। अब देखते हैं कि आगे की राह क्या हो सकती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार लोकतंत्र का एक अनिवार्य घटक है। यदि आलोचनाएं सही समय पर सरकार तक पहुंचती हैं, तो लोकतंत्र के मूल्यों को अधिक सशक्त किया जा सकता है। जीवंत लोकतंत्र के लिए सार्वजनिक बहस आवश्यक तत्व है। जो विचार सरकार की नीति के अनुरूप नहीं है, उसे देशद्रोह नहीं माना जाना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए धारा 124 का दुरुपयोग एक उपकरण के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।